नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की और सबसे पहले बात उन 4 बड़ी खबरों की जिनको आज आप विस्तार से देखेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक ऐसा बयान सामने आया है जो विवाद बढ़ा सकता है। मसूद ने कहा है कि 1 घंटे में ऐसे कानून का इलाज करना हम जानते हैं। दूसरी बड़ी खबर, आज बीएसपी में चल रहे पारिवारिक युद्ध की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि मायावती ने आकाश आनंद को किन शर्तों पर माफ किया। बात करनी सेना के तलवार वाले प्रदर्शन की भी होगी, जिसके जवाब में रामजी लाल सुमन ने उनके समर्थकों ने तलवार उठाने की बात कहकर विवाद बढ़ा दिया। उनके समर्थक कह रहे हैं हम भी तलवार उठाएंगे। और आज आप मुंबई के फालूदा चोर भी देखेंगे जिनका कारनामा सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई है। तो शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को और बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के पांगी केलांग में अचानक पहाड़ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। लैंडस्लाइड की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे कई लोग सड़क पर फंस गए। तस्वीरें डराने वाली हैं। पहले छोटे छोटे पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते दिखे, फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कुछ इस तरह नीचे आ गया। पहाड़ से पत्थर इतनी तेजी से नीचे आए कि वहां पर मौजूद लोग दहशत से भर गए। गनीमत रही कोई गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। हालांकि लैंडस्लाइड होने से सड़क पर आवागमन बंद हो गया। गुजर रहे लोग सड़क पर फंस गए। जिस जगह लैंडस्लाइड हुई वहां पहले भी भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन एक और लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाता है, कुछ दिन बाद भी फिर पहाड़ टूटने लगता है, लेकिन अब तक लैंडस्लाइड की रोकथाम का कोई स्थायी समाधान नहीं तलाशा जा सका है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट में फैक्ट्री में काम करने वाले 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके से पूरी पटाखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो गई, तो वहीं आसपास रखे सामान में आग लग गई। वीडियो में धमाके के बाद फैक्ट्री का मलबा दूर दूर तक बिखरा गया, जबकि प्रशासन आसपास मौजूद पराली में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटा है। बताया जा रहा है जिस वक्त धमाका हुआ फैक्ट्री में 30 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शोक जाहिर किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के जरिए दुख जताया है। केंद्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद मामला गर्माता जा रहा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि वक्त आ गया है जब तलवार के बदले तलवार उठाने की जरूरत है। मेरठ में 8 अप्रैल को नगर निगम में काम करने वाले अविनाश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने का आरोप बीजेपी के पार्षद रविंद्र कुमार पर लगा है। ये लोग रविंद्र कुमार के ही समर्थन में पंचायत कर रहे थे। इस पंचायत में हर पार्टी से जुड़े लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में मेरठ से समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रेमी भी शामिल हुए और यहाँ उन्होंने करनी सेना के तलवार वाले प्रदर्शन का मुद्दा उठाकर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। उनके खिलाफ जो तलवारें लहराई गई हैं, ये शुरुआत है। आने वाला समय बहुत भयंकर होगा। मारकाट मचानी पड़ेगी, हथियार उठाने पड़ेंगे, तलवारें लेनी पड़ेगी। हमें भी साथियों। हालांकि जैसे ही रविंद्र प्रेमी ने भड़काऊ बयानबाजी की, कार्यक्रम में बैठे एक शख्स ने उन्हें टोक दिया। संविधान सबसे बड़ा है, तलवार वाला की जरूरत नहीं है। सपा नेता के इस बयान के बाद कार्यक्रम में हंगामा हो गया। वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मसूद ने कहा कि वो घंटे भर में वक्फ कानून का इलाज करना जानते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी कार्यक्रम में यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। आपसे वादा करना चाहता हूं, हम आ गए तो 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। इमरान मसूद जिस हैदराबाद में थे वो ओवैसी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ इशारों में उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा। माना जा सकता है कि इमरान मसूद ओवैसी को कश्ती और कांग्रेस को बड़ा जहाज बता रहे हैं। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने साफ किया कि उनके कहने का मतलब है कि जिस दिन वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे
उस दिन वक्फ कानून को 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। सनातन विरोधी राजनीति को लेकर तमिलनाडु अक्सर चर्चा के केंद्र में रहा है। अब एक बार फिर हिंदुत्व की चर्चा छिड़ी है, लेकिन इस बार चर्चा के केंद्र में कोई सियासी पार्टी नहीं बल्कि राज्यपाल आर.एन. रवि। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि मदुरई में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोग्राम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाए। राज्यपाल आर.एन. रवि का जय श्री राम वाला वीडियो 12 अप्रैल यानी कि शनिवार का बताया जा रहा है, जो जैसे ही सामने आया तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके और कांग्रेस ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने के आरोपों के साथ सवालों की बौछार कर दी। He has become a propaganda master of the RSS and the BJP. See, this is not the way a governor can act. इधर तमिलनाडु में शिक्षाविदों के संगठन स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम ने राज्यपाल आर.एन. रवि को पद से हटाने की मांग की है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है। इससे पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगी और वादा किया था कि अब वो ससुराल वालों को राजनीतिक रिश्ते में बाधा नहीं बनने देंगे। आकाश आनंद ने प्रण लेते हुए लिखा, आज मैं बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए अपने रिश्ते नातों को, खास करके अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। एक दूसरे पोस्ट में आकाश आनंद ने अपने पुराने पोस्ट के लिए मायावती से माफी मांगी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, भविष्य में मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। तीसरे पोस्ट में आकाश आनंद ने लिखा, मैं सिर्फ बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा और पार्टी में अपने बड़े लोगों और पुराने लोगों की भी इज्जत करूंगा। चौथी पोस्ट में उन्होंने मायावती से अपील की है कि उनकी पुरानी गलतियों को माफ किया जाए और पार्टी में दोबारा काम करने का मौका दिया जाए। हालांकि मायावती ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने 92 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए गांजे को पिकअप वैन के चैम्बर में छिपा रखा था। आरोपी घुटने पर बैठा है, दाईं तरफ 2 और बाईं तरफ 3 पुलिस वाले उसे घेरे खड़े हैं और पीछे बरामद किया गांजा दिखाई दे रहा है। इस गांजे को आरोपी ओडिशा के संबलपुर से लाया था और बैडन में खपाने की तैयारी में था, लेकिन गांजा अपनी मंजिल तक पहुंचा उससे पहले पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। इस गांजे की कीमत 32 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी का नाम दीपेश कुमार शाह है, जो पुष्पा फिल्म की स्टाइल में पिकअप के अंदर चैम्बर बनाकर गांजे की तस्करी करता था। लेकिन पुलिस ने जब तलाशी ली तो गाड़ी के पिछले हिस्से में खास तौर पर बनाए गए चैम्बर से गांजे के 90 पैकेट्स मिले। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने 400 से ज्यादा ऐसे मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिन्हें या तो चोरी किया गया या फिर राह चल रहे लोगों से लूटा गया था। ये फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। ये गाजियाबाद के डीसीपी ऑफिस का नजारा है। टेबल पर 425 मोबाइल फोन रखे और हर मोबाइल फोन पर एक पर्ची लगी जिस पर उसके असली मालिक का नाम लिखा है। कुछ देर में डीसीपी साहब कुर्सी पर बैठे, टोपी संभाली और बताया कि ये वो मोबाइल फोन है जिन्हें अपराधियों के पास से बरामद किया गया है। डीसीपी ऑफिस में उन लोगों को भी बुलाया गया था जिनके मोबाइल या चोरी हुए थे या छीने गए थे। क्या करते हैं आप? खुश हैं आप? I'm very grateful to you and your efforts. Thank you so much. जो 425 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें वो मोबाइल फोन भी हैं जो कई साल पहले चोरी हुए थे या छीने गए थे। आपको मिट्टी फोन मिलेगा आपका? इनको उम्मीद नहीं थी फोन इनका मिलेगा, इनको फोन मिला है। ये तो सिर्फ वो फोन है जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। इससे कई गुना ज्यादा फोन अभी भी ऐसे हैं जो बरामद नहीं हुए हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि गाजियाबाद जैसे शहर में किस हद तक फोन की चोरी और छिनैती होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बाइक या कार का जब मोबिल ऑयल बदलवाते हैं तो कार या बाइक में दिक्कत आ जाती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो मोबिल नकली डाल दिया जाता है। ये नकली मोबिल ऑयल मुरादाबाद के एक मकान में तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने जब इस नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री पर छापा मारा तो बड़ी तादाद में यहां से सामान बरामद हुआ। ये लोग ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर नकली मोबिल ऑयल मार्केट में सप्लाई किया करते थे। मौके से पुलिस ने 11 ड्रम नकली मोबिल ऑयल
1,500 से ज्यादा भरे हुए डिब्बे और मोबिल ऑयल बनाने की मशीन बरामद की है। पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। ये लोग इन्हीं गाड़ियों से मोबिल ऑयल मार्केट में सप्लाई करते थे। जिस घर में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी वो शाहनवाज के नाम पर है। पूछताछ में इन लोगों ने आरिफ नाम के व्यक्ति का नाम बताया है, जो मुरादाबाद का ही रहने वाला है और अभी फरार है। चोरी तो तमाम तरह की होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फालूदा का ठेला ही चोरी हो जाए? यह मामला सामने आया है मुंबई से। पुलिस ने इस मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये फालूदा का वही ठेला है जिसे चोरी किया गया था। अब सीसीटीवी फुटेज देखिए। रात के वक्त चोर बाकायदा पिकअप लेकर पहुंचे थे, उसमें फालूदा ठेला लाद दिया। जैसे ही फालूदा का ठेला पिकअप में लोड हुआ, ये चोर बाइक और स्कूटी से उसके पीछे चले गए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी से इन्हीं तस्वीरों की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फालूदा आईस्क्रीमच्या गाड्या आईस्क्रीम विक्री करतात। ही गाडी आरोपी चोरी करून रेल्वेच्या मार्फत कुरिअरमध्ये पार्सल पाठवून बाहेर का राज्यात करतात। ये मामला मुंबई के दहिसर इलाके का है, जहां 11 अप्रैल की रात फालूदा का ठेला चोरी हुआ था, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। पुलिस को पता चला कि ये चोर बोरीवली इलाके में एक और फालूदा का ठेला चोरी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग फालूदा का ठेला चुराने के बाद इसे कोलकाता भेज दिया करते थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन लोगों ने फालूदा के कितने ठेले चोरी किए। यूपी के फिरोजाबाद में एक फैक्ट्री में आग ने तांडव मचा दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्मी के बीच धधकती आग लोगों को डरा रही थी। गीता ग्लास फैक्ट्री धू धू कर जल उठी। भट्टी से कांच लीक होने से आग फैल गई। आग की लपटों की खबर के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग बुझाने के उपकरण मौजूद थे। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी जल्दी सूचना दी गई। 4 गाड़ियों के साथ आई दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बुलडोजर चला है। प्रशासन ने इस बार ऐसे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जो एक वक्त में डायमंड किंग के नाम से देश में मशहूर था। जिस जगह पर बुलडोजर गरज रहा है वो राज परिवार का राज मंदिर पैलेस परिसर है। ये कार्रवाई जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए स्कूल और दुकानों पर हुई है। आरोप था कि पन्ना के राज परिवार ने सरकारी रास्तों पर अतिक्रमण किया था और दुकानों के साथ साथ स्कूल भी बना लिए थे, जिसे तोड़ दिया गया। प्रशासन ने करीब 300 फीट लंबे रास्ते से अतिक्रमण हटा दिया है और अब ये रास्ता एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यानी अब लोग राजमहल के बीच से होकर गुजर सकेंगे। इस राज परिवार का संपत्ति के लिए भी आपसी झगड़ा चल रहा है। कोर्ट में कई मुकदमे चल रहे हैं और इस बार जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो किसी ने विरोध नहीं किया। प्रशासन ने कार्रवाई से 3 दिन पहले नोटिस भी जारी किया था। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल का मैच खेला गया, लेकिन स्टेडियम में मैच खिलाड़ियों से ज्यादा गूंज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सुनाई दी। मुख्यमंत्री भजन लाल के समर्थक मैच देखने उनके पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान नारेबाजी कर उनके समर्थकों ने ERCP राम सेतु परियोजना शुरू किए जाने पर भजन लाल का शुक्रिया अदा किया। दरअसल 5 दिन पहले राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पेयजल समस्या को लेकर अफसरों को फटकार लगाई थी, जिसे सियासी मुद्दा बना विपक्ष सीएम भजन लाल शर्मा को घेरने लगा। लेकिन रविवार को जब जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल का मैच हुआ तो मैच शुरू होने से पहले ही भजन लाल शर्मा के समर्थक ERCP पेयजल परियोजना के पोस्टर लेकर स्टेडियम पहुंच गए। यहां उन्होंने भजन लाल शर्मा के समर्थन में खूब नारेबाजी की। इसे जानकार वसुंधरा राजे को कड़े जवाब के रूप में देख रहे हैं। राजस्थान के बाद बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर देवास में विधायक के बेटे की गुंडाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामले में वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे सत्ता की हनक बताते हुए निशाना साधा है। देवास के चामुंडा देवी मंदिर में जिस तरह से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने पुजारी और उसके बेटे से मारपीट की, उस पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे।
दरअसल रात का वक्त था, मंदिर के पट बंद थे। विधायक का बेटा पट खोलने की जिद करने लगा, लेकिन जब पुजारी के बेटे ने ऐसा करने से मना किया तो विधायक के बेटे ने विधायक की विधायकी का ठसक दिखाते हुए उसे मंदिर के प्रांगण में ही पीटना शुरू कर दिया। और आते ही मंदिर के पट खोलने की मांग मतलब जोर जबरदस्ती करते, जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते गाली गलौज करते हैं। विधायक के बेटे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस विधायक के बेटे को सनातन के लिए खतरा बता रही है। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक विधायक के बेटे पर कार्रवाई नहीं हुई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है और 3 की तलाश जारी है। लड़की अपने मंगेतर के साथ नहर पर घूमने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां इंसानी रूप में राक्षस उसका इंतजार कर रहे हैं। घटना 10 अप्रैल की है। पीड़िता को कई युवक जबरन खींचकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां युवती के साथ गैंगरेप किया गया और वीडियो भी बनाया गया। आरोपियों ने मंगेतर को भी मारा और रुपए लूट लिए। पहले पीड़िता और उसके मंगेतर ने लोक लज्जा के डर से बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों को जानकारी दी गई। कासगंज थाने तक बात पहुंची। पुलिस ने भी त्वरित एक्शन लिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। सऊदी अरब से लौटे अली मुर्तजा नाम के शख्स ने खुलासा किया है कि जब वो उम्रा करने सऊदी अरब गया था, तब उसे सीरिया भेजकर जिहाद की ट्रेनिंग दिलाने की साजिश की गई थी। अली मुर्तजा नाम का ये शख्स 26 मार्च को सऊदी अरब में था, लेकिन 4 अप्रैल को वहां रहने वाले एक व्यक्ति शहजाद ने जियारत के बहाने उनका पासपोर्ट ले लिया और बहला फुसलाकर सीरिया भेजने की कोशिश करने लगा। उसने कहा नहीं कि आप मेरे संगठन में शामिल हो जाइए, मैं सीरिया के लिए ऐसे काम करता हूँ, आप मेरे साथ अगर काम करेंगे तो आपको बहुत नाम होगा। आप जैसे जो युवा हैं यही अगर आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। सऊदी में मुर्तजा को CAA, NRC, वक्फ और मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों का हवाला देकर भड़काने की कोशिश की गई, ताकि वो जिहादी गतिविधियों में शामिल हो जाए। मुझे जिहाद की बातें बताने लगा, इंडिया में इस तरह का मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसकी बात मुझे बताने लगा। जब मुर्तजा को लगा कि वो जिहादी संगठन के चंगुल में फंस गया है, तो उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद मुर्तजा के एक दोस्त ने उसकी मदद की और तब जाकर वो भारत लौट पाया। इस मामले में अली मुर्तजा के पिता ने मेरठ पुलिस को तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अली मुर्तजा को सऊदी भेजने वाले ट्रेवल एजेंट अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया है। बिहार से अक्सर पुल गिरने या धंसने की खबरें सामने आती है, लेकिन इस बार पटना में जेपी गंगापथ ब्रिज में उद्घाटन के 3 दिन के बाद ही दरारें दिखने लगी। हालांकि खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने दरारों को ढक दिया है। जेपी गंगापथ पुल का 10 अप्रैल को ही उद्घाटन हुआ था और आज तीसरे ही दिन पुल पर बड़ी बड़ी दरारें उभर आई। 10 अप्रैल को इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। हालांकि आनन फानन में इस सड़क में जो दरार थी उसको भर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने तेज आंधी और बारिश के बीच पटना के पुल का उद्घाटन किया था। 3831 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल में दरार दिखने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव की वजह से आनन फानन में ये तमाम कार्य अधूरे को पूरे करने के लिए किए जा रहे हैं। जेपी गंगापथ को पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, लेकिन 72 घंटे में ही पुल की पोल खुल गई। पंजाब की राजनीति में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि राज्य में 50 बम आए हैं, जिसमें से 18 बम चल गए और 32 बम अभी चलने बाकी है। बाजवा के इस दावे के बाद पंजाब पुलिस की टीम चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में उनके आवास पर पहुंच गई और ये पूछने की कोशिश की गई कि उन्हें सूचना आखिर कहां से मिली। मैं बाजवा साहब ने पूछना चाहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ फोन करके कहती है? भगवंत मान ने कहा कि ऐसी किसी भी तरह की सूचना ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही केंद्र सरकार के पास। उन्होंने दहशत फैलाने का आरोप लगाकर बाजवा पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ,
फिर मैं अपनी राजनीति चमकाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾइम है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सख्त कार्रवाई करांगे। इधर बाजवा कह रहे हैं कि वो सिर्फ सूचना दे सकते हैं, सोर्स नहीं बता सकते। वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। बाजवा ने कहा कि बॉर्डर एरिया पर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मान सरकार गंभीर नहीं है। लखनऊ के बाद झांसी में अंबेडकर की मूर्ति पर विवाद खड़ा हो गया, जहां ग्रामीणों द्वारा लगाई गई अंबेडकर मूर्ति को प्रशासन ने हटा दिया। गांव में इसके बाद से तनाव का माहौल हो गया। पहले यहां बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी, अब बची है सिर्फ समतल जमीन। प्रशासन का बुलडोजर चला और अंबेडकर की प्रतिमा को हटाकर जमीन समतल कर दी गई। इस मामले पर गांव वाले और प्रशासन के अपने अपने तर्क हैं। दावा किया जा रहा है कि सहमति के बाद मूर्ति लगाई गई थी। मूर्ति उखाड़ के ले गए, अब जी पता नहीं है न टोरी है मूर्ति के साबुत ले गए, अब जी पता नहीं है, करके जाने नहीं दिया किसी को। हाँ, भगा के इधर से आगे नहीं जाने दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा बिना अनुमति के लगाई गई थी। इस मुद्दे पर गांव में तनाव बढ़ गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गांव वालों के मुताबिक चंदा इकट्ठा करके 10 अप्रैल को ही प्रतिमा स्थापित की गई थी और अंबेडकर जयंती पर विशेष कार्यक्रम की तैयारी थी। कुछ तस्वीरों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आम आदमी पार्टी हमलावर है, जिसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोनों तरफ से नसीहतें दी जा रही हैं। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए हैं। आतिशी ने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों के जरिए आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में अधिकारियों की बैठक रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ले रहे हैं। पूर्व सीएम आतिशी ने इस कदम को दिल्ली के लिए खतरनाक बताया है। साथ ही दिल्ली में बिजली कटौती और फीस बढ़ोतरी के भी आरोप लगाए हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी की मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से डायरेक्शन दे रही थी वो समझा दें। कैसे सुनीता केजरीवाल प्रचारक के रूप में आ गई थी वो समझा दें। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है, लेकिन इस बीच खबर आई है कि राणा भारत में चल रहे केस को लेकर परेशान हो गया है। पेशी के दौरान उसने अपनी परेशानी बयां की है। पटियाला हाउस कोर्ट में जब राणा को पेश किया गया तब उसने अपने वकील से पूछा कि भारत में उसके खिलाफ ये केस कब तक चलेगा। राणा ने अपने वकील से यह भी पूछा कि क्या उसके खिलाफ भारत में चल रहा ये केस 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। जानकारी ये भी सामने आई है कि तहव्वुर राणा ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कुरान भी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने एनआईए को कुरान मुहैया कराने का आदेश दिया। अब तहव्वुर राणा से उसके वकील सोमवार को एनआईए दफ्तर में मुलाकात करेंगे, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने वकीलों को मिलने की मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा से पूछताछ के दौरान एनआईए ने कई सवाल दागे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों के साथ उसके संदिग्ध संबंधों के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा के साथ भी उसके संबंधों के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसने हमलों की साजिश रची थी। राणा से उन लोगों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी जिनसे उसने मुलाकात की थी। गुना में बवाल को लेकर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और नया वीडियो मिला है जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है, यानी कि अचानक कुछ भी नहीं हुआ। आरोप है कि दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग की गई थी और इसके सबूत भी सामने आए। मस्जिद के आसपास लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक लोगों को बुलाता है और लोगों का हुजूम एक साथ हो जाता है। दुकानों से लोगों को बुलाया गया। एक युवक दुकान के अंदर कुछ लोगों को छिपाने की कोशिश करता हुआ दिखा। जब लोग इकट्ठा हो गए तो आरोप है कि एक साथ हमला किया गया और शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस हर वीडियो की जांच कर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। बाजारों में सन्नाटा है। शुक्रवार को हुई हिंसा के निशान जगह जगह चस्पा है। मुर्शिदाबाद के रास्तों पर हिंसा के निशान चस्पा हैं। दुकानों को जला दिया गया। जगह जगह हिंसा पर आमदा भीड़ के हाथ में आए पत्थर बिखरे पड़े हैं। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा पर उतारू भीड़ ने 100 साल पुराने शिव मंदिर को भी नहीं छोड़ा।
100 साल पुराना ये जो शिव मंदिर है वहाँ पे भी तोड़ फोड़ किया गया है, वहाँ पे भी पत्थरबाजी किया गया है और तब से अभी तक यानी कि 3 दिन गुजर चुका है, वहाँ पे अभी भी ताला बंद है। हिंसा के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की है। रास्तों पर बिखरे सामान को साफ किया जा रहा है। वहीं हिंसा में शामिल 120 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों पर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। संवेदनशील इलाकों में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पलायन हुआ। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। मुर्शिदाबाद में भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी ये लोग वापस लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तस्वीरें मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल की है। यहाँ 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने शरण ली है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब हिंसा के बाद किसी तरह भागकर यहाँ पहुंचे। दूसरी तस्वीर में कुछ जवान भी दिख रहे हैं। इन्हें प्रशासन की ओर से पीड़ित हिंदू परिवारों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। इधर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती के बाद भी लोग डर और दहशत में हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी तेज हो गई है। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। फिलहाल हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात कर हालात का जायजा लिया। वक्फ कानून पर आज जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। कार्यकारी समिति की इस बैठक में कहा गया कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे, लेकिन इसी बैठक में यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की। मदनी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पार्टी 2009 तक वक्फ की जमीन छुड़ाने की बात कहती थी, वही ऐसा कानून ले आई। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। उधर ओवैसी तर्क दे रहे हैं कि कानून में इस तरह के संशोधन से संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें वक्फ के हाथ से बाहर हो जाएंगी। इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल की तरह त्रिपुरा में भी वक्फ कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। यहां भी हालात बिगड़ गए और कहा जा रहा है कि हिंसक प्रदर्शन में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। वीडियो त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले का है, जहां कैलाश शहर में मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मुस्लिम समाज के लोग रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। सामने भारी बल तैनात था और ये प्रदर्शन उसे भेदते हुए आगे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों पर किसी ने कथित तौर पर जूता फेंक दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। आरोप है कि हिंसक हो चुकी भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हुए। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ा इतिहास रचा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ लेजर हथियार तकनीकी से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता विकसित कर चुका है। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 30 वाट लेजर वेपन का प्रदर्शन किया, जिसने पलक झपकते ही टारगेट को हिट कर दिया। टेस्ट के दौरान लेजर वेपन तकनीक से फिक्स्ड विंड एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को निशाना बनाया गया। डीआरडीओ के इस टेस्ट ने भारत को अमेरिका, चीन और रूस समेत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके पास लेजर आधारित वेपन मौजूद थे। लेजर वेपन की टेस्टिंग के बाद डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा, अभी ये बस शुरुआत है। लेजर तकनीक के क्षेत्र में हमें और अधिक विकास की जरूरत है। आई एम श्योर वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन सून। लेजर वेपन तकनीक के मामले में बड़ी सफलता हासिल करने के साथ ही डीआरडीओ ने एरो इंजन तकनीक प्रोजेक्ट पर भी काम करने के संकेत दे दिए हैं।
बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां पर बवाल हुआ है। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। नगर भ्रमण के दौरान पथराव का आरोप लगा है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। नगर भ्रमण हो रहा था और इस दौरान पथराव के आरोप लगे। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।